नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल अभी भी बरकरार है और मुझे लगता है कि ये अभी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि जितना बड़ा नुकसान आतंकियों ने भारत के बेगुनाह सैलानियों पर हमला करके उनकी जान लेकर किया है, उसकी शायद भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ये और बात है कि सूनर और लेटर भारत जो है इन आतंकियों को उनके किए की सज़ा ज़रूर देगा। आज इस मामले की तफ्तीश में अब तक जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो बातें सामने आई हैं, मैं उससे आपको वाकिफ़ कराना चाहता हूं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि किस तरह से जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया वो कोई छोटा मोटा ग्रुप या कुछ चंद लोगों का समूह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है। एक ऐसी मशीनरी जिसके वर्किंग स्टाइल को देखकर ही पता चलता है कि उसके पीछे कोई गवर्नमेंट है, जिसके वर्किंग स्टाइल को देखकर ही पता चलता है कि उसके पीछे फौज है, जिसके वर्किंग स्टाइल को देखकर पता चलता है कि उसके पीछे खुफिया एजेंसी है। भारत ने सीधा सीधा पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पहले भी इन्फिल्ट्रेशन होते रहे हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। और बीते कल भी 2 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, जो बारामूला में फेंसिंग के नीचे से बॉर्डर पार करके भारत में आने की कोशिश कर रहे थे। मतलब सरहद पार करके इन्फिल्ट्रेट करके भारत में आने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से अच्छी खासी तादाद में, मात्रा में गन और गोलियां, ये सारी चीज़ें मिली हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है। तो ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेड हैं और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं, बल्कि प्रूव करती हैं कि इन सारी चीज़ों के पीछे अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज और ISI है। हाई टाइम है मेरे हिसाब से, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ उठनी चाहिए कि वहाँ की आवाम जो बार बार ये कहती है कि वो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने खुद पर आतंकी हमलों की जो तपिश है वो झेली है, तो वहाँ की आवाम को खुद आवाज़ उठानी चाहिए मेरे हिसाब से। और अपने जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो फ़ौज के ऑफिसर्स हैं, उनको बताना चाहिए कि अब उन्हें खून खराबा और नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं ये सिलसिला कब जाकर ख़त्म होगा, ये एक और बात है। चूँकि एक ऐसा मसला है जो इमोशन से जुड़ा हुआ है, तो कई बार टॉपिक से थोड़ा सा डिविएट भी हो जाता हूँ। लेकिन आइए आपको बताऊँ जो फाइंडिंग है उसके बारे में। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि ये जो आतंकी है जिन्होंने ये हमला किया, इस हमले को अंजाम देने के बाद वो पहलगाम के घने जंगलों में गायब हो गए और हमला करने से पहले भी वो उन घने जंगलों में ही थे। लेकिन जंगलों में रहना और वहाँ सरवाइव करना ये इतना आसान काम नहीं है, ख़ासकर इसलिए भी कि अभी तो चलिए फिर भी तापमान जो है उतना कम नहीं है, माइनस में शायद न भी हो या कुछ जगहों पर हो, लेकिन सर्दियों में वहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन आतंकियों को उस बात की भी ट्रेनिंग मिलती है। अब सवाल है कि इस तरह का टफ ट्रेनिंग कौन दे सकता है सिवाय फ़ौज या किसी खुफिया एजेंसी के, सरकार के। तो वो जो है उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। अब आपको बताऊं, इनके पास एक ऐप है इनके मोबाइल फ़ोन में, जिसके बारे में हमारी जो एजेंसीज़ है उसको जानकारी मिली है। इस ऐप का नाम है अल्पाइन क्वेस्ट एक्सप्लोरर। बेसिकली ये टेरेन के जो इलाके हैं वहाँ पर मूवमेंट करने और वहाँ पर एक्सप्लोर करने के इरादे से इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ये आतंकी उस ऐप को अपने नापाक इरादों को पूरा करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास जो भी डिवाइस है उस डिवाइस में ये अल्पाइन क्वेस्ट एक्सप्लोरर जो है ऑलरेडी उन्होंने डाउनलोड कर रखा है और इसी के ज़रिए वो लगातार पहलगाम के जंगलों में और जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ तक आना, फिर वहाँ से वापस जाना, उसमें ये लोग उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर में ये ऐप आपको मिल जाएगा, अगर आप क्यूरियस है तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस ऐप का जिस तरह से मिसयूज़ हो रहा है वो अपने आप में बहुत अलार्मिंग बात है, सोचने वाली बात है। ये भी जानकारी है एजेंसीज़ के पास, फाइंडिंग है कि इन लोगों ने जब इस हमले को अंजाम दिया तब उनके बॉडी वेस्ट में और हेलमेट में कैमरे लगे हुए थे। सवाल ये है कि इस फुटेज का वो क्या कर रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि ये फुटेज जो हैं वो अपने आकाओं को ट्रांसमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं अलग अलग ज़रियों से। और जितना ये टेक्नोसेवी तरीके से इस ऑपरेशन कहना तो गलत होगा, इस आतंकी हमले को इन लोगों ने अंजाम दिया है, उस टेक्नोलॉजी को देखकर ये कहा जा सकता है कि इनके पीछे बहुत संगठित फोर्स लगी हुई है। इनके पास जो हथियार हैं वो अल्टीमेट हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं। देखने वाले लोग बताते हैं कि जो हथियार है वो किसी फ़ौज या किसी बहुत बड़ी एजेंसी के पास ही हो सकता है। कोई आतंकी संगठन जो दूसरों के रहमो करम पर चलता हो उसके पास नहीं हो सकता। तो यानी अगर
ऐसे आतंकियों को सरकार की ओर से, पाकिस्तान की ओर से अगर मदद नहीं मिलती है तो वो इस तरह के कीमती हथियार और सोफिस्टिकेटेड वेपन लेकर कहाँ से आते हैं। हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए हैं, आतंकी नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो लगातार छन छन कर सामने आ रही है। अलबत्ता इनके जो दूसरे साथी सहयोगी हैं और दूसरे आतंकी हैं वो लगातार गिरफ्तार भी होते रहे हैं, आपको पता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल भी मुठभेड़ में 2 आतंकियों को फौज ने बारामूला के पास ढेर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सवाल यह है कि इन आतंकियों का मकसद क्या है। तो ये आतंकी बेसिकली कश्मीर में जो प्रॉस्पेरिटी है, जो तरक्की हुई है और अब जो जिस तरह से अमन चैन का माहौल वहाँ पर था इससे पहले, उन सारी चीज़ों से इन्हें बड़ी तकलीफ है। वो नहीं चाहते कि कश्मीर के लोग, कश्मीर की आवाम जो है वो मेन स्ट्रीम में आए। वो लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं और इसमें कई बार जो है कुछ लोकल लड़के जो है वो भी शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि इस हमले को अंजाम देने में अगर 3 पाकिस्तानी आतंकियों के बारे में अब तक जानकारी मिली है तो उसके साथ साथ 2 लोकल आतंकी भी इसमें शामिल हैं। जाहिर है वो आतंकी सिर्फ गोली चलाने के लिए नहीं बल्कि ओवरग्राउंड स्टाफ के तौर पर भी काम करते हैं। असल में जब धारा 370 भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटाया और वो जब धारा हटाई गई 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में काफ़ी तब्दीलियां आई हैं और कश्मीर में दूसरे लोगों को बसने के अधिकार मिले हैं। और एक जो सोशल मीडिया पर जो आंकड़ा है उसके हवाले से मैं बता सकता हूँ, तकरीबन 85,000 डोमिसाइल जो है नए बने हैं, यानी ऐसे लोग जो बाहर के हैं या कश्मीर गैर कश्मीरी हैं वो वहाँ पर आकर डोमिसाइल के ज़रिए जो है नए सिरे से अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ कारोबार कर रहे हैं और कश्मीर की तरक्की में अब अपना जो रोल है उसे अदा कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है वो टीआरएफ नाम का जो आतंकी संगठन है, लश्कर ए तैयबा का मुखौटा कहा जाता है उसको, द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम है, उसको ये सारी चीज़ें नागवार गुजर रही है, जिसकी वजह से इस आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है। एक और ख़ास बात ये कि इस आतंकी संगठन का असली काम बेशक जो इस्लामिक टेरर है उसको फैलाना हो, लेकिन हकीकत यही है कि ये जो है अपनी पहचान जो है एक जेन जी टाइप का बनाकर लोगों के सामने ये आतंकी संगठन पेश करना चाहता है ताकि दुनिया को ये बता सके कि ये कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। आज़ादी की लड़ाई ऐसी नहीं होती कि आप बेगुनाहों पर गोलियां बरसाए, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, चुन चुन कर आप गोली मारे। अगर ऐसी आज़ादी की लड़ाई है तो लानत है ऐसी आज़ादी पर। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है और इसी वजह से इन लोगों ने एक जो अपनी इमेज बिल्डिंग के खातिर इस आतंकी संगठन का नाम लश्कर ए तोयबा या जैश ए मोहम्मद, जिसमें कहीं ना कहीं एक रिलीजियस टच जो है वो देने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोगों को धर्म के नाम पर ही भड़काते हैं, उसकी जगह इन्होंने इस आतंकी संगठन का नाम जो है टीआरएफ रखा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और लगातार इनको हमारी जो एजेंसीज़ है वो ट्रैक कर रही हैं और बहुत उम्मीद है कि जल्द ही ये पकड़े भी जाएंगे या फिर न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे। टीआरएफ जो है इसकी शुरुआत उसी वक्त हुई थी जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और इसलिए भी हुई थी क्योंकि लश्कर ए तैयबा वो आतंकी संगठन है जो इस टीआरएफ का एक तरह से आप कहें कि फादर ऑर्गेनाइजेशन है। तो चूंकि लश्कर ए तैयबा को भारत ने बैन कर रखा है, यूरोपियन यूनियन ने बैन कर रखा है, अमेरिका ने बैन कर रखा है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी बैन कर रखा है, तो जब इतने लोगों ने उसको एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, उस पर पाबंदी लगा रखी है, तो जाहिर है उसको ऑपरेट करने में दिक्कत तो होती होगी। लेकिन यह भी सच है कि जब स्टेट का प्रोटेक्शन हो तो इतने सारे पाबंदियों के बावजूद जो उसके आतंकी सरगना है वो पाकिस्तान में दंदनाते हुए घूमते हैं और जहरीली तकरीरें करते हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज करते हुए एक नया आतंकी संगठन खड़ा कर दिया है, टीआरएफ, और इसके ज़रिए वो बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। तो ये अब तक की फाइंडिंग है जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। एक और जो अहम बात है वो ये कि पाकिस्तान कि जो मीडिया है वो इस हमले के बाद उसका मूड या उसका स्टैंड क्या है। तो आज मैं पाकिस्तान का जो वेबसाइट है द डॉन, उसमें पढ़ रहा था आर्टिकल। उनका ये कहना है कि भारत सरकार ने ये जो फैसला लिया है नदियों का पानी रोकने का, वो जो है युद्ध छेड़ने के बराबर का एक फैसला है। और हालांकि
डॉन में जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है उसका ये भी कहना है कि बेशक रोकने का फैसला, पानी रोकने का लिया गया हो, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि दोनों बातें अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि ये युद्ध छेड़ने के बराबर का फैसला है तो फिर जाहिर सी बात है अगर युद्ध होता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ अखबार लिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होना नहीं, क्योंकि अभी जो है बर्फ़ पिघलने का मौसम है, अभी सितंबर महीने तक, मई से सितंबर तक, और बहुत ज़्यादा अगर बर्फ़ पिघलेगी तो उतना पानी होल्ड कर पाना भी भारत के लिए मुश्किल होगा। तो खैर ये उनका अपना एनालिसिस है। भारत जो है सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं, कूटनीतिक फ्रंट पर ही नहीं और पॉलिटिकल फ्रंट पर ही नहीं, बल्कि दूसरे तमाम फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान के इन नापाक हरकतों का जवाब देना जानता है। और भारत के लोगों को अब ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया जो ज़्यादती उनके साथ हुई, और इसका हिसाब चुकाने का वक्त अब करीब आ चुका है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भी वक्त भारत जो है कोई बड़ा फैसला ले सकता है जिसमें आतंकियों के खिलाफ भारत जो है कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मुझे अब इजाज़त लेनी होगी आपसे। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक़ये, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।